देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोप में दोस्तों मुर्तजा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उनके पिता की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पर खड़े हो गए हैं बड़े सवाल। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर हिंदुओं पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जोरदार निशाना साधा है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे आपको वीर भूमि हिंसा में मारे गए 10 पीड़ित परिवारों के लोगों को सरकारी नौकरी देने का ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। इसी के साथ में 1857 और 1947 से भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं मुसलमान। इस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दोस्तों बयान आया है। इसके पीछे क्या है कारण, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश का माहौल खराब करने के लिए गंभीर साजिशें हो रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। मंदिर में सुरक्षा बल तैनात थे जिन्होंने दोस्तों मुर्तजा अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर 2 लोग पहुंचे थे। ये लोग सादी वर्दी में आए हुए थे। उस वक्त ना तो मुनीर घर पर थे और ना उनका बेटा मुर्तजा घर पर मौजूद था। घर पर उनका बड़े भाई शहर के चर्चित डॉक्टर अब्बासी मिले। उन दोनों से बड़े भाई अब्बासी ने बताया कि वो मुर्तजा की तलाश करने आए थे। उनके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा हुआ मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा गया। कुछ देर के बाद दोनों शख्स बाइक पर चले गए। गाड़ी का नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चल चुका है कि दोनों शख्स एटीएस से जुड़े हुए थे, यानी दोस्तों एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से जुड़े हुए। मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद और मां के साथ में मुंबई में रहता था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में हुई थी। दोस्तों उसने IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी थी। और इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों जो मुनीर अहमद ने बयान दिया है ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक नए साजिश की तरफ भी कहीं ना कहीं संकेत देता है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर हुई हिंसा के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताते हुए करौली हिंसा पर सीएम गहलोत ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरीके से देश भर के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश दिन रात की जाती है उसी का परिणाम है इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा सामने आ रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री गहलोत ने नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगने के लिए और आलोचना करने के लिए कहा है। इस बीच आपको बता दें कि वीर भूमि हिंसा मामले को लेकर ममता बनर्जी ने पीड़ित 10 परिवारों के लिए सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के वीर भूमि में TMC के नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल और नरसंहार जैसी स्थिति देखने को मिली थी। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है और अभी उन परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने फैसला लिया है कि 10 परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खत्म न हो पाए, कम से कम उनको थोड़ा सा राहत दिया जाए। ऐसे में दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक पदाधिकारी ने कहा कि भारतीय मुसलमान अपनी धार्मिक परंपराओं को लेकर 1857 और 1947 के दौर से अधिक मुश्किल दौर से अभी गुजर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों खासकर महिलाओं से अपील करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपोगेंडा के झांसे में नहीं आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चरमपंथी ताकतें मुस्लिम युवाओं को सड़कों पर उतारने के लिए गुमराह कर रही है और भड़का रही है। कर्नाटका में हिजाब मुद्दे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वह राज्य के अंदर मुसलमानों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। रहमानी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले पर नजर बनाए हुए है, कानूनी रास्ता खोजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और यही एक रास्ता है जिससे हम हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा सकते हैं और कर्नाटका हाईकोर्ट के इंटरप्रिटेशन को बदला जा सकता है। रहमानी ने कहा कि कुछ लोग बोर्ड के प्रति गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान खासकर मुस्लिम महिलाओं से अपील करता हूं कि इस तरीके के प्रोपोगेंडा से प्रभावित ना हो और नाराजगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके का प्रोपोगेंडा चल रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसी बीच दोस्तों अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुस्लिमों ने टाइम्स स्क्वायर पर पढ़ी नमाज। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट है, जहां पर अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने तरावीह की नमाज को न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर की सड़क पर अदा किया है। अपनी तरफ से दुर्लभ घटनाओं में हजारों की तादाद में मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर शनिवार को रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने पर तरावीह में नमाज पढ़ी है। इस दौरान मुस्लिमों ने सड़कों पर नमाज पढ़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटका सरकार ने मंदिरों में मेले में मुस्लिम व्यापारियों के प्रतिबंध को उचित ठहराया है। दोस्तों ठीक ठहराया है। आपको बता दें कि कर्नाटका के मंदिरों, दरगाहों और चर्चों के स्थानीय स्तर पर वार्षिक मेले आयोजित किए जाते हैं। ये स्थानीय संस्कृति और लोक कथाओं पर प्रेरित होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंदिरों के मेले में मुस्लिम व्यापारियों के प्रतिबंध को उचित ठहराते हुए कहा कि कर्नाटका धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1947 के तहत लिया गया फैसला है जिसका सम्मान करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से कर्नाटका
तेलंगाना सरकार ने भी इस फैसले का समर्थन कर दिया है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। इसी के साथ में झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार में सियासी घमासान लगातार मचता दिखाई दे रहा है। सरकार में गतिरोध की खबरें दिल्ली तक पहुंच गई है। इसको लेकर सतर्क हुए कांग्रेस आला कमान ने झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, सरकार के चारों मंत्री और 30 वरिष्ठ नेताओं और कई सारे और भी लोगों को 5 अप्रैल को दिल्ली तलब कर लिया है। बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार के घटक दलों के बीच में आपसी विवाद को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में गतिरोध चल रहा है। दोस्तों, आपसी विवाद चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के सवालों और प्रस्तावों पर जेएमएम लीडर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी की झारखंड इकाई में काफी ज्यादा असहजता देखने को मिल रही है, जिसके कारण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में चलने के लिए बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बार बार याद दिलाती है कि हमारे बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसको इम्प्लीमेंट करना हमारे गठबंधन का उद्देश्य है, और अगर इससे डाइवर्ट हुआ जाता है तो कांग्रेस पार्टी बार बार याद दिलाती रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे मामले पर ज्यादा ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने इस पूरे मामले को और इसकी संजीदगी को देखते हुए दोस्तों दिल्ली तलब किया है 35 से ज्यादा नेताओं को। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस के नौकरी छोड़कर राजनीति में शामिल हो गए दोस्तों बेंगलोर के निवासी और पूर्व आईपीएस अधिकारी बी भास्कर राव आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम एक ईमानदार पार्टी में शामिल हुए हैं, एक नई राजनीति का समर्थन हम करते हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर आम आदमी पार्टी की कर्नाटका इकाई के संयोजक पृथ्वी रेड्डी, राज्य के चुनावी प्रभारी और दिल्ली में तिमारपुर के विधायक दिलीप पांडे, संगठन के सचिव दामोदरन और अन्य नेता भी पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद रहे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेलवे के तौर पर कार्यरत रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और कुल मिलाकर एक बड़ा पद पाल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस भी है उनको। आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छे चेहरे के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसी के साथ में लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ दोस्तों, और इस दौरान कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की थी। जज ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी सरकार का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी पर राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को देने के लिए कहा था। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों एक तरीके से मंत्री पुत्र की जमानत को लेकर जिस तरीके से विचार किया जा रहा है, लेकिन मंत्री पुत्र अभी भी जेल से बाहर दिखाई पड़ता है दोस्तों, इसको लेकर कई और सवाल खड़े होते जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को झटका देने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा दिन रहा बीते दिन, जब 2 अलग अलग राज्य के अंदर 2 बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। कर्नाटका में भी और हरियाणा में भी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ में ममता बनर्जी बोली, कहा भारत के आर्थिक हालात श्रीलंका से भी बदतर है। केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर उन्होंने नसीहत दे दी है। ममता बनर्जी की तरफ से एक बार फिर सवाल खड़े किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति श्रीलंका से भी खराब है। उन्होंने इस परेशानी पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने इस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। खास बात यह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। श्रीलंका के लोग विरोध कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर आर्थिक स्थिति के खिलाफ, लेकिन दूसरी ओर भारत के अंदर भी स्थिति इतनी ज्यादा डामाडोल है कि अभी मोदी सरकार को सबसे पहले सभी मुख्यमंत्री और खासकर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बुलाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाए। महाराष्ट्र में भाजपा के उपचुनाव में हार के भय से मतदाताओं को धमकियां दी जा रही है दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल यानी बीते दिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को हार गई है, ऐसा मान चुकी है और इसीलिए अब जनता को डराया जा रहा है। पटोले ने महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल के उस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मतदाताओं के एक तबके के खाते में एक डिजिटल मंच के जरिए पैसा आ रहा है। यानी इस तरीके से दोस्तों जनता को लेकर ही बीजेपी के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के सपने देख रहे थे संगीत सोम, जो चुनाव हार गए। सरदना की सीट से उनको बड़े अंतर से चुनाव हराया था समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने, और अब अपनी राजनीति को एक बार फिर से चर्चा में लाने के लिए एक संगठन का निर्माण उन्होंने कर दिया है, संगीत सोम सेना, जो बिरयानी के ठेले में तोड़फोड़ करने के आरोप में अब नामजद हो गई है दोस्तों। संगीत सोम सेना के अध्यक्ष पर केस दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना इलाके का मामला है, जहां पर संगीत सोम सेना के प्रमुख 30 लोगों के खिलाफ दंगे भड़काने और लूटपाट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
संगठन का नाम भाजपा के विवादित नेता संगीत सोम के नाम पर रखा गया है। संगीत सोम ने कहा था कि नवरात्रि पर मांस के ठेले लगाने का मतलब है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है और इस तरीके से दोस्तों कहीं न कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि मेरी आवाज जरा ऊंची है, यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सदन के अंदर बयान दे रहे थे अमित शाह और इस दौरान एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं, आप ऐसे डांट क्यों रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, किसी को डांटता नहीं हूँ, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। यानी दोस्तों भगवान ने बनाया ही ऐसा है अमित शाह को, ये अमित शाह खुद कह रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू बोले, कहा चंडीगढ़ तो बहाना है, पंजाब के पानी पर है इनका निशाना। इसी को लेकर दोस्तों अगली बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने अपने ट्वीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को टैग किया है। सिद्धू ने कहा कि चंडीगढ़ पर तो पंजाब का हक है और आगे रहेगा, सरकारें चंडीगढ़ के बहाने कुछ और करने की तैयारी कर रही है, निशाना नदियों का पानी है। सिद्धू ने लिखा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, चंडीगढ़ तो बहाना है, पंजाब की नदियों के पानी पर निशाना है। सभी ध्यान रखें कि अगली बड़ी लड़ाई पंजाब के पानी को लेकर होगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का ऐलान किया है। केंद्र के इस फैसले को पंजाब में कड़ा विरोध किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए किया बड़ा दावा, कहा आंतरिक सर्वे में मिली है हमको बहुत सारी सीटें। आगामी गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, वो पूरे प्रदेश के अंदर रैली रोड शो के माध्यम से ज्यादा सपोर्ट जुटाने की तैयारी में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए गुजरात में कह दिया कि उनको 58 सीटें अभी की स्थिति में मिल रही है। यानी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उनका आंतरिक सर्वे है जो 58 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है। दोस्तों कितना ठीक है कितना गलत है आप लोग खुद विचार करके बताइएगा। इसी के साथ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पीड़ित मां ने बीजेपी ऑफिस के बाहर लगा ली आग। सपा के अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के राज में थाने, तहसील, कलेक्ट्रेट सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति महज दिखावा है। सरकार के संरक्षण में प्रशासन निर्दोष गरीबों का उत्पीड़न करने में लग गया है। किसानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर ये निशाना साधा है। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने फिर की विपक्षी एकजुटता की मांग। कोलकाता से कुछ ऐलान करने के बाद उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के दुमका में हथियार का कारखाना मिला है, बंगाल में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से गाय की तस्करी हो रही है, असम से कोयले की तस्करी हो रही है। ये सब कुछ केंद्रीय एजेंसी की विफलता के कारण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, देश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। दोस्तों और एक के बाद एक हर रोज लगभग ये अपील ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी के पास क्या रोड मैप है इसकी कोई जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों राज ठाकरे पर तीखा प्रहार करते हुए अपने भतीजे की प्रशंसा की है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी के नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के नेता राज ठाकरे को लेकर तीखा प्रहार किया है। एनसीपी की ओर से बयान जारी करते हुए उन्होंने एक रैली के दौरान दिए गए बयान पर शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जमकर तारीफ की है। दोस्तों और उन्होंने कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत काम देखने को मिल रहे हैं। अजीत पवार को 30 साल का संसदीय कार्य करने का अनुभव है, यानी एक तरीके से बड़े अच्छे नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पार्टी का मत यानी एमएनएस पार्टी का मत प्रतिशत इस बात की पुष्टि करता है कि क्यों एमएनएस के नेताओं को इस तरीके का बयान देना पड़ रहा है। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक मामले में बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर गाजीपुर में भी जोरदार विरोध हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के प्रशासन के द्वारा यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर बलिया के 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला कई और जिलों में फैलता दिखाई दे रहा है। सोमवार को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन गाजीपुर की तरफ से पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। एक और जानकारी है जहां पर विदेश यात्रा कर सकेंगी पत्रकार राणा अयूब। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करने को लेकर जाने माने चेहरे राणा अयूब को मंगलवार को एयरपोर्ट पर ईडी ने लंदन जाने से रोक दिया था जो दोस्तों जिसके बाद अब ये हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है और हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। इसी के साथ में नरसिंहानंद और सुरेश चव्हाण के पर भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले को लेकर दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली के अंदर हिंदू महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सभा के आयोजकों के साथ डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद और दूरदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाण के सहित कई और लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया था दोस्तों। इस बीच पुलिस आयुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती और दूरदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाण के सहित कुछ वक्ताओं ने 2 समुदाय के बीच में वैमनस्य, शत्रुता, घृणा और दुर्भावना को बढ़ाने वाले शब्द कहे थे। इसी के साथ में विदेशियों की मदद करने के लिए केंद्र ने की थी पूर्व
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की जांच की मांग। आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के एक साल के बाद वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर विकसित देशों को लाभ पहुंचाने के लिए ब्याज दरें कम करने और निर्धारित करने का आरोप लगाया था। द रिपोर्ट्स कलेक्टिव को प्राप्त हुए आधिकारिक दस्तावेज में इसको लेकर जानकारी मिली है दोस्तों। इसी के साथ में हिंदू महापंचायत के दौरान पत्रकारों पर हमला हुआ, मुस्लिम विरोधी भाषण दिए गए। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के अंदर बीते रविवार को हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया था। सेव इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसका संचालन यति नरसिंहानंद के एक समर्थक प्रीत सिंह करते थे। आयोजन में नरसिंहानंद भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए हिंदुओं से हथियार उठाने तक की बात कह दी और इस दौरान पत्रकार से भी मारपीट की गई है। आपको बता दें कि पत्रकार के रूप में काम करने वाले अरबाब अली और मीर फैजल, फोटो पत्रकार मोहम्मद मेहरबान, द क्विंट के प्रिंसिपल संवाददाता मेघानंद बोस के साथ भी दोस्तों मारपीट की गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि रविनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेता है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि टुडे मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन डिस्कशन इशू ऑफ पंजाब। इस तरीके से उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है, कहीं न कहीं इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही है कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो आंध्र प्रदेश में एक साथ 13 नए जिले बनाए गए। राज्य के हर जिले में एक जिला अलग से बनाने का ऐलान कर दिया गया है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, हमेशा से कुछ अजीबोगरीब फैसले लिए जाने को लेकर जगन मोहन रेड्डी चर्चाओं में रहते हैं और इसीलिए ये भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं पर बिहार में एमएलसी चुनाव से पहले हो गया बड़ा खेल। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को धन्यवाद कह दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव की 24 सीटों को लेकर दोस्तों बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। जानकारी ये है कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान को इसको लेकर धन्यवाद भी कहा है। तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में अपना मत डालने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राघवपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चिराग आरजेडी के पक्ष में प्रचार किए। रविवार को उनका एक ऑडियो भी वायरल हो गया। इसके लिए चिराग पासवान का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। और इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के बयान को लेकर हरियाणा बीजेपी के लोग पहले तो तूल नहीं दिया करते थे, लेकिन अब बयान पर पलटवार भी कर रहे हैं और हर तरीके के उठाए जा रहे कदम को लेकर कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करते दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर अशोक तंवर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर हरियाणा में काम कर चुके हैं, उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर जब ये सवाल मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नेता दर दर भटकते रहते हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, उनको बधाई देना चाहूंगा। इसी के साथ में दोस्तों विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। अकाली के नेता ने दायर की ड्रग्स केस खारिज करने की याचिका। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी सुनने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ में दोस्तों श्री अक्षय कुमार और बच्चन जी जैसे हिंदुओं को अब पेट्रोल डीजल बहुत ही सस्ता लग रहा है, क्या ये सवाल आरजेडी की तरफ से उठाया गया है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा 2013 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो इन लोगों को काफी ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम लगते थे और इसीलिए ट्वीट करते हुए लिखते थे। अक्षय कुमार ने लिखा था, दोस्तों अब समय आ गया है कि हम पुरानी साइकिल निकाल ले क्योंकि पेट्रोल का दाम फिर आसमान छूने वाला है। इस तरीके का बयान अक्षय कुमार दिया करते थे। अमिताभ बच्चन भी कहते थे कि वो दिन दूर नहीं जब लोग गाड़ी कैश से खरीदेंगे और पेट्रोल लोन लेकर भरेंगे। इस तरीके से ये अभिनेता बयान दिया करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद से बिल्कुल सन्नाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों। कोई एक्टर इस तरीके का बयान देने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि थोड़ा हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा दोस्तों कि पेट्रोल के दाम को लेकर कह दे कि पेट्रोल का दाम ज्यादा है। केवल ये स्टेटमेंट भी लिखने में कहीं न कहीं बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस जो अपने आप को बहुत दिलेर बताया करते थे, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े झंडा बरदार हुआ करते थे, लेकिन अब एक कोना पकड़ कर बैठ गए हैं। यानी पता है कि ये सरकार उनके साथ क्या करेगी। ईडी, सीबीआई तमाम तरीके के एजेंसियों का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्टिंग का कैरियर ही खत्म कर देगी, शायद इसी डर से बैठे हुए हैं। इसी भी दोस्तों चुनाव से पहले गुजरात में बैकफुट पर आई भाजपा। एक सप्ताह के अंदर 2 फैसले वापस लेने पड़े हैं। गुजरात सरकार ने आवारा पशुओं को लेकर उस विधेयक को वापस ले लिया है जिसमें शहरी इलाकों के अंदर पशुपालन के लिए लाइसेंस को जरूरी करार दिया गया था। इस विधेयक को गुजरात के मलधारी समुदाय ने विरोध करते हुए वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद सरकार को वापस लेना भी पड़ा है। चुनावी समय है दोस्तों, चुनावी महीने हैं और इसीलिए अब जो भी फैसला जनता करेगी वही फैसला इन नेताओं को मानना पड़ेगा। और खासकर बीजेपी के लोग तो जनता के सामने चुनाव से पहले पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जैसे ही गुजरात चुनाव नजदीक आने लगेंगे तो 3 महीने पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम पर पूरा रोक लगा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ गए बीजेपी के पक्ष में तो एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस जारी है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक के लिए ये पूरा मामला दोस्तों टल चुका है। अविश्वास प्रस्ताव का वहीं पर महंगा
महंगाई का बचाव करते हुए एसपी सिंह बघेल का एक बयान आया है। ये वही एसपी सिंह बघेल है जो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए करहल सीट पर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि जब मैं छठी क्लास में पढ़ा करता था तब हमारे लिए एक एस्से लिखने का टॉपिक आया करता था, जिस एस्से में लिखा रहता था कि प्राइस राइज इन इंडिया। इस पर एक एस्से लिखिए। यानी हमारे समय से ही लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई पुरानी फिनोमिना है, नरेंद्र मोदी जी के आने से नहीं आई है। इस पर आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई पर कांग्रेस पार्टी की इंदिरा सरकार से ही महंगाई बढ़ रही है और इसीलिए वही लोग जिम्मेदार है। कुल मिलाकर दोस्तों केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी नेताओं के बचाव में इस तरीके से कुतर्क पर उतर चुके हैं कि आप लोग क्या ही कहेंगे। इस पर लिखकर जरूर बताइएगा जो कुछ भी आपको लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का साथ में जुड़े रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।